हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में एक या फिर दो बार हमीरपुर बोर्ड में जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनसे संबंधित वीडियोस में आपके सामने लेकर के आता हूँ हफ्ते में एक या फिर दो बार। इससे होता क्या है, इससे आपको भी एक आइडिया लगता है, आपको भी पता चलता है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा करते थे, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल जो है तो सेट किया करता था। इससे आपको भी देखो एक आइडिया लग जाएगा कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। आप सभी को पता ही होगा कि 3 या फिर 4 नंबर से आपकी सिलेक्शन रह जाती थी, तो उसी सिलेक्शन को इस बार आपको लेना है। जो भी तैयारी, जो भी एफर्ट आपके रह जाते थे, उनको यहाँ पर आपको पूरा करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाकी हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रिवाइज़ सेशन रहेगा। बाकी क्वेश्चन से संबंधित देखो की फैक्ट होते हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। तो वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। तो हड़प्पीय हथियार जो है तो किसके बने हुए होते थे? तो वो किसके बने हुए होते थे? तो मैं यहाँ पर आपको जो है तो आंसर बताऊँगा, आंसर की के अकॉर्डिंग ही। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? तो वो था ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये जो हड़प्पन वेपन थे, यह ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, पत्थर और तांबा, इन तीनों से ही मिलकर बने होते थे। बट ऑप्शन डी यहाँ पर क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर बनता है स्टीयरटाइट। जब भी आपसे पूछेंगे कि हड़प्पीय हथियार किसके बने हुए होते थे और ऑप्शन में अगर आपके पास स्टीयरटाइट होगा, तो आपको यहाँ पर टिक करके आना है। बट ऑप्शन में कहीं भी स्टीयरटाइट ऑप्शन में नहीं था। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या था? तो वो था नन ऑफ दीज़। तो ये देखो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में की थी। और 1-2 पॉइंट मैं आपको और हर बार बताता हूँ, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है या फिर नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का मैं टोटल या फिर आपको एप्रॉक्स एरिया हर बार बताता हूँ, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो वो था मांदा। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो वो था आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो वो था दाइमाबाद। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो वो था सुदका गैंडोर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस है, मैं आपको बार-बार यहाँ पर बताता रहता हूँ। और मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पीय हथियार किसके बने हुए होते थे? तो वो बने हुए होते थे स्टीयरटाइट के। आपके पास स्टीयरटाइट अगर ऑप्शन में होगा, तो वहाँ पर आपको टिक करके आना है, बट यहाँ पर कहीं भी जो है तो स्टीयरटाइट ऑप्शन में नहीं था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बन सकते थे, वो सारे के सारे हमने देख लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि हेल्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे? अब देखो आप पढ़ते क्या हो? आप पढ़ते हो कि पाणिनि ने किसकी रचना की हुई थी, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी हुई थी। और वो हम हर बार जो है तो डिस्कस करते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है तो लिखी हुई थी। बट देखो ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि पाणिनि किस महाजनपद के निवासी थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल कितने महाजनपद थे? तो वो थे 16 महाजनपद। तो आपसे वही यहाँ पर पूछा गया है कि इन 16 महाजनपदों में से पाणिनि कहाँ पर जो है तो निवास किया करते थे? तो वो कहाँ पर निवास किया करते थे? गंधार महाजनपद में यह निवास किया करते थे। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मेरा मेन मकसद यही है इन क्वेश्चंस को लाने का। इससे आपको देखो एक आइडिया यहाँ पर लग जाएगा कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर देखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ अणुव्रत वाज एडवोकेट बाय। तो अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी? अब ये हैं हमीरपुर बोर्ड के ही क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किनके द्वारा की गई थी, कौन से धर्म के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जैन धर्म के द्वारा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अणुव्रत की बात आई है, तो 5 जो है तो अणुव्रत हैं जैन धर्म में, वो आपको पता होने चाहिए। तो वो कौन-कौन हैं? तो उनमें अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, सत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और ब्रह्मचर्य हो गया। तो ये टोटल 5 अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किनके द्वारा दी गई थी? तो वो जैन धर्म के द्वारा दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जैन धर्म की यहाँ पे बात आई है,
तो इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि इनके पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव, ये आप सभी को पता होगा। उसी के अलावा आपसे पूछा जाता है इनके 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो वो है महावीर स्वामी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। बहुत से क्वेश्चंस आप सभी को पता है महावीर स्वामी से भी बनते हैं, जो कि हम हर बार जो है तो डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरर्स ऑफ कलिंगा वॉर, तो अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण करता है। अब जब भी अशोक की बात आती थी, तो मैं आपको बार बार जो है तो बताता था कि अशोक के टोटल 14 नंबर के शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। उन 14 में जो 13वें नंबर का शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो कलिंग युद्ध के बारे में हमें जो है तो जानकारी देता है, तो वह है 13वां शिलालेख, यानी कि 13th रॉक एडिक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि अशोक से देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अशोक से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, वो आप सभी को पता ही होने चाहिए। जब भी बात आती है अशोक की, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये देखो आपको पता होने चाहिए। जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात आएगी, तो उनका एक तो जन्म आपको पता होना चाहिए और एक मृत्यु देखो आपको पता होनी चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 304 बीसी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 232 बीसी में। ये देखो आपको पहले फैक्ट ध्यान में रखना है। मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि अशोक मौर्य वंश का एक राजा हुआ करता था। अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, 269 बीसी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण यानी कि कलिंग पर युद्ध कब किया था, तो वो किया था 261 बीसी में। और इसी कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से शिलालेख में बताई गई है, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो बताई गई है 13th रॉक एडिक्ट, यानी कि 13वें नंबर के शिलालेख में। अभी मैंने आपको बताया कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख हुआ करते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उन 14 में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखो बता देता हूँ, जैसे कि अशोक का पहले नंबर का शिलालेख, यह किसके बारे में हमें जानकारी देता है, तो ये हमें बताता है पशु बलि की निंदा की बात बताता है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है, अशोक का जो 5वें नंबर का शिलालेख है, वो हमें क्या बताता है, तो वो हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात बताता है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है, अशोक का 12वें नंबर का शिलालेख, ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें स्त्री महामात्रों के नियुक्ति की बात बताता है। तो ये आपको पता चल गया। अशोक का 13वें नंबर का शिलालेख आपको पता चल गया, कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। और अशोक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 14वें नंबर का शिलालेख, ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताता है। और आप ही के हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक का ये जो 14वें नंबर का शिलालेख था, ये कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया था गिरनार में। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, और जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके ही चलना है। और अशोक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, तो वो है कौशंबी अभिलेख। कई बार देखो आपसे पूछा जाता है कि ये जो कौशंबी अभिलेख है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसी को रानी का अभिलेख बोला जाता है। अब इसको देखो रानी का अभिलेख क्यों बोला जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अशोक की पत्नी का क्या नाम था, तो अशोक की पत्नी का नाम था करुवाकी। क्या नाम था, करुवाकी। तो ये जो करुवाकी नाम दिया गया है अशोक की पत्नी का, तो ये कहाँ पर वर्णित था, तो ये था कौशंबी अभिलेख में वर्णित। इसलिए इस अभिलेख को जो है तो रानी का अभिलेख भी बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किन्होंने धारण की थी, तो वह कौन से ऐसे गुप्त वंश के राजा थे, तो वह कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय यह गुप्त वंश के राजा थे। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखो बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि एक चीनी यात्री फाहियान था, तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, यह गद्दी पर कब बैठा था, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त वंश का राजा कौन था, तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे क्या नाम दिया जाता था, तो जिसको नवरत्न कहा जाता था। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वो 9 विद्वान कौन-कौन से थे? कुछ इंपॉर्टेंट देखो मैं आपको बताता हूँ।
तो कुछ इंपॉर्टेंट की अगर बात करें जिनमें कालिदास हो गए, तो एक तो कालिदास आपको ध्यान में रखने हैं, कालिदास जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके अलावा धन्वंतरी हो गए, उसके अलावा वेताल भट्ट हो गए, वराह मिहिर हो गए। तो 3-4 हमने यहाँ पर देखे जो विद्वान यहाँ पर रहते थे, वो ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रा। तो बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो वो किनको दिया जाता है? तो आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? तो वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आर्यभट्ट के बारे में एक फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक मैथमेटिशियन थे। तो यह क्या थे? तो यह एक मैथमेटिशियन थे। अब ये तो हमने देखा अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बट जब भी आपसे पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ अलजेब्रा कौन थे? तो जब भी फादर ऑफ अलजेब्रा पूछेंगे, तो एक नाम आपको देखो ध्यान में रखना है, तो वो नाम है अल ख्वारिज़मी। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है? क्योंकि यह क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में बनता है कि फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है? तो एक नाम आपके सामने दिया जाता है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। ये नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन्होंने एक देखो बुक लिखी हुई थी। उस बुक का नाम था किताब अल जबर। मैंने आपको क्या बताया? किताब अल जबर जो है तो इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और इन्हीं के द्वारा जो है तो फादर ऑफ अलजेब्रा अल ख्वारिज़मी को कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अर्ली मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था? तो मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में जीतल बोला जाता था कॉइन यानी कि सिक्के को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में ही क्या होती थी? तो वो होती थी सल्तनत काल। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और सल्तनत काल टोटल कितने वंशों को मिलाकर के बनती थी? तो सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत काल हुआ करती थी, जो कि मध्यकालीन भारत में हुआ करती थी, तो वो टोटल 5 वंशों को मिलाकर के बनती थी। तो उन 5 वंशों का क्रम देखो मैं आपको बताता हूँ, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है तो 1206 में की गई थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। गुलाम वंश के बाद कौन आए थे? तो गुलाम वंश के बाद आए थे खिलजी और खिलजियों ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1290 में की थी। खिलजियों के बाद कौन आए? तो वो आए थे तुगलक। और तुगलक के बाद कौन आए थे? तो वो आए थे सैयद और सैयद के बाद कौन आए थे? तो वो आए थे लोदी। ये टोटल 5 वंश हैं जो कि आपसे बार-बार जो है तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सल्तनत काल का क्रम आप बताओ। तो ये 5 वंश मैंने आपको बता दिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता था? तो किसको जो है तो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था चालुक्यन सिटी में? तो वो कहा जाता था ऐहोल को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वही आपको यहाँ पर देखना है। बाकी ये जो ऐहोल है इसको एक और नाम जो है तो दिया जाता है, इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। मैंने आपको क्या बताया? जब भी आपसे पूछेंगे क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि भारतीय वास्तुकला का पालना किसे कहा जाता था? तो वो भी ऐहोल को ही कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, मलिक कफूर वाज़ हुज़ जनरल। तो मलिक कफूर किसका सेनापति हुआ करता था? आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी हुई होगी, तो अलाउद्दीन खिलजी का उसका सेनापति कौन था? तो वो था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर किसका सेनापति था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन में कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात आई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या फिर गुरसाश्प। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 1296 में। और मैं आपको एक क्वेश्चन बार-बार जो है तो करवाता हूँ कि इसने देवगिरी पर भी आक्रमण किया था और वहाँ का खजाना जो है तो इसने लूटा था। तो देवगिरी पर इसने आक्रमण कब किया था? तो वो भी 1296 में ही किया था। उस समय देवगिरी का शासक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वो था रामचंद्र देव। तो देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ का सारा खजाना लूटा और उस समय उसका शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी से कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ किले पर इसने जो है तो कब कब्जा किया था? तो चित्तौड़गढ़ किले पर आप सभी ने पद्मावत मूवी देखी हुई है, तो चित्तौड़गढ़ किले पर इसने कब्जा किया था 1303 में। ये डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है। और उस समय
चित्तौड़गढ़ का राजा कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करते थे राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की ही दूसरी पत्नी कौन थी? तो वो थी रानी पद्मिनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, इन सभी की शुरुआत की थी। और ये क्वेश्चन देखो बार बार एग्जाम में बनते हैं। इसी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, सीरी के किले का निर्माण करवाया था, जमैत खाना मस्जिद हो गई, हजार खंबा महल हो गया। तो इन सभी का निर्माण इसी ने करवाया था। और आपके हमिरपुर बोर्ड में ही एक और क्वेश्चन एग्जाम में बना था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम यानी कि मूल्य या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू करवाई गई थी? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा लागू करवाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या बोलता था? तो वो बोलता था द्वितीय सिकंदर, कि मैं द्वितीय सिकंदर हूँ। और इसी के साथ उसने एक उपाधि भी धारण की हुई थी, सिकंदर ए सानी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आप सभी को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट कंपोजिट और इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन? तो निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? अब देखो ये हैं हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चन। अब हफ्ते में 2 बार मैं वीडियोस लेकर के क्यों आता हूँ? ताकि आपको पता चल सके कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा करते थे। वैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था। तो नहीं था तो वो कौन नहीं था? तो वो था शहनाई। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ देखो आपको ध्यान में रखना है वीणा। वीणा भी देखो एक मूल में इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य नहीं था। तो वीणा और शहनाई ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। शहनाई से एक नाम बहुत फेमस है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है तो शहनाई वादक से है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दया शंकर भी आपको ध्यान में रखना है। और उनके अलावा अली अहमद हुसैन खां भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी एक या फिर 2 क्वेश्चंस आप सभी को पता है आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भक्त तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर। तो भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? अब देखो जब भी बात आती थी तुलसीदास की, तो मैं आपको बार बार बताता था कि तुलसीदास का संबंध किस मुगल शासक से था, या फिर हम कहें कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे अकबर के। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ में आपको भक्त तुकाराम का भी क्वेश्चन करवाता था कि भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे जहांगीर के। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। एक तो तुलसीदास का संबंध, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो थे अकबर के। और एक भक्त तुकाराम, यह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। ये 2 फैक्ट देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आप सभी को पता होने चाहिए। अब इनसे संबंधित देखो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जहांगीर की यहाँ पे बात आई है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जो सिखों के गुरु अर्जुन देव थे। तो गुरु अर्जुन देव जो है तो 5वें नंबर के सिखों के गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो वो किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप सभी को पता होना चाहिए तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, तो उनकी हत्या किन्होंने करवाई थी? तो इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में जो 2 पुत्र थे, जो छोटे बेटे थे उनके, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो उनकी हत्या किन्होंने करवाई थी? तो उनकी हत्या भी एक मुगल सूबेदार हुआ करता था, वजीर खान, उसने करवाई थी। तो ये कुछ एक फैक्ट हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुमार संभव एन एपिक पोइम वॉज कंपोज्ड बाई। तो कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। तो उनके दरबार में कौन रहते थे? तो वो रहते थे कालिदास। और कालिदास ने ही कुमार संभव जो है तो लिखी हुई है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कुमार संभव जो है तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, कालिदास को क्या बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये देखो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो वो भी कालिदास को ही कहा जाता है। अच्छा, कालिदास ने कुछ एक पुस्तकों की रचना की हुई है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो आपको पता चल गई कुमार संभव, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, मालविका अग्निमित्र हो गई, रघुवंशम हो गई, मेघदूतम हो गई, ऋतु संहार हो गई। तो ये कुछ एक पुस्तकें किन्होंने लिखी हुई हैं? तो ये लिखी हुई हैं कालिदास ने। ये देखो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऑप्शन बी में है हरिशेन। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि हरिशेन किन के दरबारी कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने क्या रचना की हुई है?
तो इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बोलते हैं, तो उनकी रचना की है हरिशेन ने। ऑप्शन सी में है चंद्रबरदाई। अच्छा, चंद्रबरदाई किन के दरबार में रहते थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और चंद्रबरदाई ने ही क्या लिखी है, क्या रचना की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा ही की गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी में है बाणभट्ट। बाणभट्ट किन के दरबारी कवि थे? तो यह हर्ष के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने ही कादंबरी और हर्षचरित नामक पुस्तकों की रचना की हुई है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन पहला ये है, पद्मावत पुस्तक किन्होंने लिखी है और कब लिखी है, किसके शासनकाल में लिखी है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। और एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद। तो अमुक्त माल्याद यह पुस्तक भी किनके द्वारा लिखी गई है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी उनका पुत्र संभाजी महाराज थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके ऊपर अभी हाल फिलहाल एक मूवी बनाई गई है छावा करके, जिसमें संभाजी महाराज का रोल जो है तो किन्होंने निभाया है? तो वो निभाया है विकी कौशल ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब शिवाजी की यहाँ पे बात आई है, तो जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात आएगी तो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, एक तो इनका जन्म कब हुआ था और एक इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। अच्छा, इन्होंने मुगलों के केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा था? तो इन्होंने 2 बार जो है तो मुगलों के केंद्र सूरत को लूटा था। और कब-कब लूटा था? डेट्स देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो 1664 में और एक 1670 में इन्होंने लूटा था। अच्छा, ये जो शिवाजी थे, इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी रायगढ़ में हुआ करती थी, जो कि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोला जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, शिवाजी से संबंधित। तो कई बार आपसे पूछा गया है, एक्चुअली सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी को औरंगज़ेब ने कहाँ पर कैद किया हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिवाजी को औरंगज़ेब के द्वारा जब कैद किया गया था, तो वो किया गया था जयपुर भवन में। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आप सभी को पता है, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अब कुछ एक बच्चे बिना ऑप्शंस देखे ऑप्शन ए फोर्ट विलियम टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जब भी आपसे पूछेंगे कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, तो वो कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि ऑप्शन बी में देकर के रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ये इन्होंने कहाँ पर बनाया था? तो कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कोलकाता टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि भारत में अंग्रेजों ने जब पहला किला निर्मित किया था, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो इसको कहाँ पर बनाया था? तो वो बनाया था मद्रास में। अब मद्रास को हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है तमिलनाडु में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ये आपको पता चल गया। अब जो बच्चे फोर्ट विलियम टिक करके आते हैं, तो ये किला कहाँ पर है? तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट होते हैं, जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक्चुअली मैं ही आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई ये भी अंग्रेजों ने ही अपने किले बनाए हुए थे, अपनी प्रेसिडेंसियों में किले बनाए हुए थे, तो उन्हीं में से एक था फोर्ट लुई। तो ये कहाँ पर था? तो ये उन्होंने बनाया था पांडिचेरी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े हिमाचल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल फ्रॉम तिब्बत एट। तो सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में कहाँ पर प्रवेश करती है? आप सभी को पता है, यह शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी की यहाँ पे बात आई है, तो सतलुज नदी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था कि सतलुज नदी हिमाचल में कितना बहती है? तो यह हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है। और सतलुज नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो वह 1448 किलोमीटर। ये मैं आपको बहुत बार देखो बताता रहता हूँ। इन ये जो सतलुज नदी है, इसके ऊपर कुछ एक फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है तो बनाए गए हैं, जैसे कि संजय विद्युत हो गया, नाथपा झाकड़ी हो गया, बसपा हो गया, करछम
परियोजना हो गई, शोंगटोंग हो गई, तो ये भी कुछ एक फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ हैं जिनमें बसपा हो गई, स्पीति हो गई, नोगली खड्ड हो गई, मुलगाँव हो गई, गंबर खड्ड हो गई, अली खड्ड हो गई, तो ये सतलुज नदी की कुछ एक सहायक नदियाँ भी आपको पता चल गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सूरजताल लेक इज़ लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सूरजताल झील हिमाचल में कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली कहाँ पर है? सूरजताल पूछेंगे, चंद्रताल पूछेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। बट अगर आपसे पूछेंगे चंद्रनाहन, तो ये कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और शिमला में ही कुछ और भी झीलें हैं जिनमें गढ़कुफर झील हो गई, कराली झील हो गई, ये आती हैं। ऑप्शन सी में है किन्नौर। किन्नौर में कौन-कौन सी झीलें हैं? तो किन्नौर में नाको झील हो गई, सोरंग झील हो गई, तो ये कहाँ पर है? किन्नौर में। ऑप्शन डी में है मंडी। तो मंडी में इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं जिनमें रिवाल्सर झील हो गई, पराशर झील हो गई, कुंतभयोग झील, पंडोह झील, कुमारवाह हो गई, कमरूनाग हो गई, सुखसार हो गई, तो ये कुछ एक मंडी की इंपॉर्टेंट झीलें भी आपको ध्यान में रखनी है। आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है धनखड़ झील, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। उसी की तरह करेरी झील कहाँ पर पड़ती है? एक तो देखो कराली झील है, कराली झील कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बट करेरी झील कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में बताओ, मनतलाई झील ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हिमाचल दिवस प्रति वर्ष जो है तो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 अप्रैल की तारीख को। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट देखो आपको पता होना चाहिए। आपसे जब भी पूछेंगे हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का प्रांत जो है तो कब बनाया गया था? तो हिमाचल को मुख्य आयुक्त का प्रांत 1948 में बनाया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? पार्ट सी स्टेट जो है तो कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1951 की यह बात है। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1956 में। और बाद में आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है तो कब मिला था? तो वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। और यह हमारे भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। तो आपसे पूछा गया है कि हिमाचल का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑब्वियसली कौन सा है? तो वह है धर्मशाला। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 फैक्ट बनते हैं, वो तीनों के तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल होती है तो वो कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो वो कितनी होती है? तो वो होती है 1600 mm। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? कौन-सी जगह पर होती है? जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है धर्मशाला में। और कितनी होती है? एवरेज कितनी होती है? तो वो होती है 3400 mm। ये भी आपको फैक्ट पता चल गया। अब ये तो हमने देखा हिमाचल में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तीसरा फैक्ट बनता है कि हिमाचल में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है स्पीति में। और स्पीति में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वो कितनी होती है? तो वो होती है 50 mm। ये फैक्ट हैं, बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, जो हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।